अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर लेंगे अपनी स्पेशल टॉक्सिकोलॉजी। उसमें सबसे पहले हम करेंगे एनाल्जेसिक्स वाले पॉइजन्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो तरह के पॉइजन्स आते हैं। एक हमारे पास आता है एस्पिरिन और दूसरा हमारे पास होता है पैरासीटामोल, ठीक है। पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन, ये सिर्फ हमारे पास दो आते हैं आपके एनाल्जेसिक्स में, ठीक है। सबसे पहले हम कर लेंगे हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल में किया होगा फार्माकोलॉजी में भी, जो आपका एक एसिड वगैरह वाला चैप्टर है उसके अंदर भी आपने डिटेल में किया होगा इसको, ठीक है। लेकिन आज हम यहाँ पर भी करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्पिरिन जो है वो हमारे पास बनता किससे। तो हमें पता है कि एस्पिरिन इज़ अ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एस्पिरिन इज़ एन एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है इसकी कंपोजिशन कैसी होती है, ये हमारे पास जब हम जनरल फीचर्स की बात करें तो ये हमारे पास वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह के होते हैं। कभी आप लोगों ने अगर डिस्प्रिन की गोली को गौर से देखा हो तो वो बिल्कुल ऐसे ना ग्रेन्यूल से हमें नज़र आते हैं वाइट कलर के, तो दैट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसका टेस्ट देखें तो दैट इज़ ऑफ एसिडिक टेस्ट, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गया इसके जो है ना जनरल करेक्टरिस्टिक्स जो फीचर्स है ना वो हमारे पास इसके ये हो गए। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या हो गया कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास ज़्यादातर कौन से ऐसे लोग हैं जो एस्पिरिन पॉइजन्स का शिकार होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में क्या होता है कि आपको पता है कि एक्सीडेंटली वो हर चीज़ अपना जो है ना खा लेते होते हैं। तो इस तरह चिल्ड्रन जो है वो एक तो एक्सीडेंटली हो सकते हैं हमारे पास, जिन्होंने जो है ना कोई भी चीज़ खा लिया या एस्पिरिन खा लिया, तो दे आर मोर सस्पेक्टेबल। एडल्ट्स में अगर हम बात करें तो हम उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। या तो क्या होता है कोई भी बंदा है जिसको कोई ऐसी बीमारी लगी कि उसको हर टाइम जो है ना वो एस्पिरिन लेनी है और ज़्यादा डोज में लेनी है, लाइक डेली लेनी है, ठीक है, और ज़्यादा डोज में लेनी है या दिन में 2 दफ़ा लेनी है, ज़्यादा डोज ले रही है वो, ठीक है। तो एक वो हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसमें होता है कि अच्छा उसके बाद उसके बाद मैंने कहा था कि हम एडल्ट्स में अगर देखें तो हम उसे 3 कैटेगरी में कर लेते हैं, ठीक है। एक तो या तो वो क्या होता है कि क्रॉनिक यूज़ कर लेते हैं, या क्या होता है कि मिस यूज़ करते हैं, या हमारे पास क्या होता है कि कोई जो आपको पता है कि सुसाइडल केसेस होते हैं तो उसमें इंटेंशनली जो है वो ले लेते हैं लार्ज डोज में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं कि हमारे पास अब साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे एस्पिरिन पॉइजन के। इसमें ऐसा पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करेगा, गिडीनेस होगा। गिडीनेस क्या होता है कि जो इनर ईयर होता है ना उसकी मेम्ब्रेन के अंदर से आपको ऐसे यूँ हवा जैसी आवाज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ गिडीनेस। फिर बजिंग इन द ईयर होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या होगा, उसको स्किन रैश होंगे, ठीक है। उसके अलावा साइनोसिस होगा। देन क्या होगा, उसको ब्रीथलेसनेस होगी, ठीक है। मतलब ब्रीथलेसनेस आपने एक और बार याद रख लेना कि इस तरह का जो पेशेंट होगा ना वो बहुत तेज़ तेज़ सांस ले रहा होगा, ठीक है। हाइपरप्निया होगा उसको, ठीक है। और ये क्यों तेज़ तेज़ सांस ले रहा होगा, क्योंकि उसके जो हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स है ना ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। पॉइजनिंग की वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर एक्साइटेड हो जाएंगे तो वो तेज़ 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 से हाइपर वेंटिलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद वापस आ जाता है कि इसके जो है ना आपको फ्लश्ड स्किन मिलेगी, ठीक है। मतलब ऐसे लोग का ना जो स्किन है वो रेड रेड हो जाती है, ठीक है। पायरेक्सिया होगा, फीवर होगा। देन नोज़िया, वोमिटिंग, मेलिना, और जो हमारे पास हीमेटेसिस है ना इसका मतलब है कि ब्लड में जो वॉमिट में ब्लड आ रहा है, ठीक है। और साथ मेलिना क्या होता है कि ब्लैक स्टूल पास कर रहा है वो, और नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हमने कहा था कि ये एसिडिक होता है, तो एसिडिक ने जाके जो आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोजा की लाइनिंग है ना उसको डिस्टर्ब कर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास मज़ीद फर्दर क्या हो सकता है कि ना कोई भी एक्यूट हैमरेज हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर हाइपोथ्रोम्बोनीमिया हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि एस्पिरिन जो होता है वो आपका खून भी पतला करती है ना। तो हाइपोथ्रोम्बोनीमिया हो रहा है मतलब थ्रोम्बस नहीं बन रहा, तो उसकी वजह से ब्लड आपका जो है ना बिल्कुल ही लूज़ हो गया, तो एक्यूट हैमरेज हो सकता है, ठीक है। मेन जो हमारे पास सारे सिम्टम्स हैं ना वो यही हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। अब अगर आगे हमारे पास ये है कि अब हमारे पास एक पेशेंट आ गया, ठीक है, और उसको जो है ना वो यही सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम उसे कैसे डायग्नोस करेंगे कि इधर इसको ये एस्पिरिन पॉइजनिंग ही हुई है या कुछ और हुआ है, ठीक है। तो एस्पिरिन पॉइजनिंग को डायग्नोस करने के लिए हम सबसे पहले उसका सैंपल लेंगे, ठीक है। और हम उसका कौन सा सैंपल लेंगे, वो विल टेक द यूरिन सैंपल, ठीक है। यूरिन सैंपल लेंगे। अब इसमें जब हमने यूरिन सैंपल उसका ले लिया तो हमने इसको जो है ना डिटेक्ट किस तरह से करना है, बाय मिक्सिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे किसके, आपके FeCl3 के, ठीक है। इसके हमने फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं यूरिन में। जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एज अ रिजल्ट जो है ना यूरिन जो है वो वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक डायग्नोस्टिक फीचर्स है जो मेनली हम फ़ौरन से डायग्नोस कर सकते हैं, क्या कि हमने यूरिन सैंपल लिया, उसमें हमने ऐड किया FeCl3 के जो है ना फ्यू ड्रॉप्स, और जब हमने ड्रॉप्स ऐड किए तो हमारे पास जो यूरिन है वो वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके फेटल पीरियड और फेटल डोज की। फेटल पीरियड हमारे पास क्या होता है ये मैंने आपको जनरल जो पढ़ाई हुई है उसमें मैंने बताया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि फेटल पीरियड और फेटल डोज जो होती है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है।
फेटल पीरियड से मुराद हमारे पास ये होता है कि कितने टाइम के अंदर वो ड्रग जो है वो अपनी टॉक्सिकेशन शो कर देती है और उसके साइन एंड सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फेटल डोज क्या होता है कि हमें कितनी अमाउंट चाहिए होती है, ड्रग की कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है उसको टॉक्सिक बनाने के लिए, ठीक है। तो जो हमारे पास एस्पिरिन है ना, इसका हमारे पास जो फेटल पीरियड होता है वो फ्यू आवर्स से तकरीबन जो है वो आपका सेवरल आवर्स होते हैं, ठीक है। फ्यू टू सेवरल आवर्स मतलब कभी 1 घंटा हो सकता है, सेवरल आवर्स में 4 5 6 7 8 जितने भी घंटे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई एग्जैक्टली जो है ना उसकी रोज टाइम नहीं है हमारे पास, बस हम इसे फ्यू टू सेवरल आवर्स में याद कर लेते हैं। देन हम आ जाते हैं फेटल डोज के ऊपर। फेटल डोज को हम इसमें दो तरह से डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास होता है मिनिमम और एक हमारे पास होता है एवरेज, ठीक है। एवरेज का मुराद क्या है कि ज़्यादातर लोगों में जो हो रही है ना वो हमारे पास एवरेज से हो रही है, ठीक है। और मिनिमम जो होती है वो हमारे पास तकरीबन होती है 5 से 10 ग्राम, ठीक है। ये आपने याद रखना है, नॉट मिलीग्राम, इट्स ग्राम्स, ठीक है। 5 to 10 ग्राम्स इज़ मिनिमम, और एवरेज जो होती है वो हमारे पास कितनी होती है 20 to 30 ग्राम्स, ठीक है। आपके पास एवरेज होगी 20 to 30 ग्राम्स और मिनिमम में 5 to 10 ग्राम्स, और फेटल पीरियड जो होगा हमारे पास होगा फ्यू आवर्स टू सेवरल आवर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने डायग्नोस भी कर लिया, हमने फेटल पीरियड फेटल डोज भी देख लिया, हमने डायग्नोस कर लिया, हमारे पास सारे सिम्टम्स थे। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, जो हमारे पास अब एक केस आ गया है एस्पिरिन पॉइजनिंग का, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक पेशेंट आया, ठीक है। उसको हमने सारा जो है ना वो डायग्नोस कर लिया, ठीक है। और इसको जो है ना बेचारे को हुई है एस्पिरिन पॉइजनिंग, ठीक है। अब हमने इसको करना है ट्रीट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ये स्टमक है ना इसको बाहर निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। और स्टमक में से जितनी भी एस्पिरिन पड़ी होगी ना हमने उसको रिमूव कर देना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे, रिमूव एस्पिरिन फ्रॉम स्टमक, ठीक है। मतलब हमने स्टमक में से एस्पिरिन को रिमूव कर देना है, ठीक है। फ्रॉम जीआईटी या स्टमक, मतलब सिर्फ स्टमक नहीं, आप पूरे जीआईटी से ही, मतलब स्टमक से अगर आगे इंटेस्टाइन्स में भी चला गया तो हम उसको भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे पास ऐसे पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, हाइपोथर्मिया या हाइपोकेलीमिया हो सकता है। तो हमने इन सब चीज़ों को करेक्ट करना है, ठीक है। हम इसमें जो उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस है उसको ठीक करेंगे, ठीक है। देन हम उसको डिहाइड्रेशन को ख़त्म करेंगे, हाइपोकेलीमिया को सही करेंगे, हाइपोथर्मिया को ठीक करेंगे। मतलब जो जो साइंस और सिम्टम्स हमें नज़र आ रहे होंगे हम उनको ट्रीट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हमने अब तीसरी जो चीज़ होती है ना वो हमारे पास होता है एवैक्यूएशन ऑफ स्टमक, ठीक है। इसको आप याद रखो, जैसे हम वैक्यूम फेरते हैं ना उस तरह से, ठीक है। अब हम जो ये ना हमारे पास एवैक्यूएशन ऑफ स्टमक, इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चीज़ होती है एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। एक्टिवेटेड चारकोल, अब हम क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट के अंदर जो है ना हम एक्टिवेटेड चारकोल इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब हम उसको एक्टिवेटेड चारकोल दे देंगे और वो हमारे पास क्या करेगा, जितना भी रिमेनिंग हमारे पास एस्पिरिन रह गई है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और किस तरह से करेगा कि इसने क्या करना है, इसने फॉलो करना है किसके, आपको जो है ना फॉलोड बाय द सेलाइन कैथार्टिक्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि हमने क्या करना है, देखो मैंने आपको यहाँ पर ये बात समझाई है कि हमने जब भी अब एक चीज़ें कर ली, सबसे पहले हमने उसको जीआईटी के अंदर से जो है ना वो एस्पिरिन को रिमूव कर लिया, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरा हमने क्या किया कि हमारे पास जो भी चीज़ें ख़राब हुई हुई थी ना, मतलब उसको अगर एसिडोसिस हुआ हुआ था, हाइपोकैलेमिया हुआ था, हाइपोथर्मिया हुआ हुआ था, ठीक है। तो हमने इन सब चीज़ों को, डिहाइड्रेशन हुई थी, हमने इन सब चीज़ों को ख़त्म किया, ठीक है। मतलब हमने इसकी एसिडोसिस ख़त्म की, हाइपोकैलेमिया हाइपोथर्मिया डिहाइड्रेशन को ख़त्म किया। तीसरा हमने इसमें क्या किया, तीसरी बात हमने इसमें की एवोक्यूशन ऑफ स्टमक, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने जो भी एक्टिवेटेड चारकोल था ना उसको हमने सेलाइन कैथराइजेशन के थ्रू जो है ना क्या किया, आपके स्टमक के अंदर भेज दिया और उसने वहाँ पर जितनी भी हमारे पास अनएब्जॉर्ब एस्पिरिन रह गई थी उसको निकाल के उसने ले आना है और फास्टर रूट हो जाता है इस तरह इसका, ताकि वो बाहर एलिमिनेट कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस। अब पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या है कि देखो अगर एक बंदा था जिसको एस्पिरिन पॉइजन हुई थी और अगर वो मर गया है, डेड हो गया, तो हम उसकी करेंगे पोस्टमार्टम ये अपीयरेंस, ठीक है। अब ये दो तरह से होते हैं, एक हम एक्सटर्नली देखते हैं और एक हम इसे इंटरनली देखेंगे। एक्सटर्नली में तो हमें वही चीज़ें नजर आएंगी, एक तो उसकी बॉडी के ऊपर क्या होगा, स्किन रैश होंगे, ठीक है। उसके अलावा उसमें क्या होगा, पैटिचियल हेमरेजेस होंगे, ठीक है। मे बी सीन ऑन द बॉडी ड्यू टू द हाइपोथ्रोम्बोनीमिया, ये वही बात कि एक्यूट हेमरेज हो रहा है या आपके पास जो पैटिचियल हेमरेजेस हो रही हैं, ठीक है। मतलब एक तो स्किन रैश बने हुए हैं और एक कहीं पे ब्लड लूज हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। उसके बाद हम इंटरनली अगर देखेंगे तो इंटरनली हमें क्या नजर आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि एस्पिरिन वाइट पिच लाइंस होते हैं, तो हमारे
पास जो है ना उसके स्टमक के अंदर जो है ना वाइट क्रिस्टल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इसमें मतलब ये वो हो रहा है, जब हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो हमें वाइट क्रिस्टलाइंस नज़र आएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि उसका जो GIT होगा ना वो सारा कंजेस्ट हो गया होगा, ठीक है, और इरोजन भी होगी, ठीक है। तो मतलब उसकी कंजेशन एंड इरोजन ऑफ द GIT, ठीक है, कंजेशन एंड इरोजन ऑफ द GIT, ठीक है। उसके बाद मतलब मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है कि पॉइजनिंग इज यूजुअली एक्सीडेंटल ड्यू टू द आइडोसिन की, ठीक है, मतलब जो भी आपका फिजिकल जो बिहेवियर होता है टुवर्ड्स द ड्रग एंड ओवरडोजेज ऑफ एंड ओकेजनली द सुसाइडल, मतलब कुछ भी हो सकता है, सुसाइडल हो सकता है या आइडोसिन कार्डियस हो सकता है, ये सब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके पैरासीटामोल के ऊपर। हम कहते हैं कि पैरासीटामोल जो होता है वो हमारे पास मेटाबोलाइट होता है किसका, आपको पता है, फिनासिटिन का, ठीक है। और इसको भी हम यूज़ करते हैं एज एन एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, ठीक है। सिंपल सी बात है कि पैरासीटामोल जो है हमारे पास क्या है, आपका मेटाबोलाइट है किसका, आपका फिनासिटिन का। ये आपने याद रखना है, दिस इज एन MCQ पॉइंट कि पैरासीटामोल जो है ना हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ मेटाबोलाइट ऑफ द फिनासिटिन, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं एज एन एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक, ठीक है। साइंस एंड सिम्टम्स में वही बात होगी, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा और एनोरेक्सिया होगा। इसमें एक एडिशनल चीज़ है डेट इज़ एनोरेक्सिया, इसमें लिवर डैमेज भी होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि लिवर डैमेज हमारे पास पैरासीटामोल की पॉइजनिंग होता है, उसमें एस्पिरिन की पॉइजनिंग हमारे पास एज सच नहीं हो रहा था, ठीक है। अच्छा, देन हमारे पास होता है कि ना सेरेब्रल एडीमा एंड रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये इसके ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अपने याद रखना है कि सेरेब्रल एडीमा भी हो सकता है और रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ये दो चीज़ें, और ये साथ लिवर, मतलब इसमें आपका लिवर, ब्रेन और किडनी, ये तीनों चीज़ें ही डैमेज हो रही हैं, ठीक है। लिवर के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है, ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है, सेरेब्रल एडीमा हो रहा है, और किडनी के अंदर क्या हो रहा है, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। रीनल की जो हमारे पास ट्यूब्यूल्स होती है ना उनकी नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस आपने पढ़ा है ना वहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो क्या क्या मैंने आपको बताया अभी तक कि हमारे पास सबसे पहले आ गया कि पैरासीटामोल क्या होता है, दैट इज़ द मेटाबोलाइट ऑफ द फिनोसिटिन, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि पैरासीटामोल पॉइजनिंग में हमारे पास होता क्या क्या है, इसमें हमारे पास नोजिया, वॉमिटिंग, इरोयंस, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो है ना एपिगेस्ट्रिक पेन और एनोरेक्सिया, लिवर डैमेज होगा, सेरिब्रल एडिमा होगा, और इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, रीनल ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी पॉइजनिंग है जिसमें सेरिब्रल एडिमा हो रहा है, लिवर डैमेज हो रहा है या ट्यूब्यूल्स की नेक्रोसिस हो रही है, तो दैट इज़ पैरासीटामोल। देन हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में यही है कि सबसे पहले हमने इसका गैस्ट्रिक लेवाज करना है, ठीक है। स्टमक वॉशेज विद इन 4 आवर्स ऑफ द डोज टेकन, अगर किसी बंदे ने 4 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो खाया हुआ है, मतलब एक बंदे ने जो है ना ये खाई है ड्रग और उसको हो गया तकरीबन 4 घंटे, तो उसके अंदर हम स्टमक वॉश करेंगे तो डैट विल बी इफेक्टिव, ठीक है। देन हम कहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ द सिवियर हिपेटिक नेक्रोसिस, इसमें सिवियर हिपेटिक नेक्रोसिस हो जाएगा, सच एज द हाइपोग्लाइसीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड जनरलाइज्ड ब्लीडिंग शुड बी ट्रीटेड एज द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पॉइंट्स है ना ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है अच्छे से, मैं आपको अभी बताती हूँ। अच्छा, अब हमने ये बात की कि हमारे पास हो रहा है हिपेटिक नेक्रोसिस, ठीक है। अब हिपेटिक नेक्रोसिस की वजह से हमारे पास ना 3 तरह की कंडीशंस हो रही हैं इस पेशेंट के अंदर। एक तो हो रहा है उसको हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, मतलब उसका जो शुगर लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा लो जाता जा रहा है। दूसरा उसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है एसिडोसिस, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है। और तीसरा इसमें क्या हो रहा है कि एक्यूट हेमरेजेस हो रहे हैं, ठीक है, एक्यूट हेमरेजेस हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक्यूट हेमरेजेस आपको पता है कब होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो है ना खून भी पतला करती है, तो ये जब हमारे पास ब्लड बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा ना तो एक्यूट हेमरेजेस होना शुरू हो जाएंगे, एसिडोसिस हो रहा है और हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। अब इनको ट्रीट करने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करने के लिए हम दे देंगे डेक्सट्रोज, ठीक है। एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हम बाइकार्बोनेट्स दे देंगे, और ब्लीडिंग का जो है हेमरेज का उसको ट्रीट करने के लिए हम विटामिन के दे देंगे, ठीक है। ये सारा हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास हो रहा था हिपेटिक नेक्रोसिस, ठीक है। अब हम इसको ओवरऑल जो उसके उसके जो साइंस हो रही हैं हिपेटिक नेक्रोसिस को उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन हम अगर 10 आवर्स के अंदर अंदर हिपेटिक नेक्रोसिस को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या देंगे, उसे हम देंगे सिस्ट अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। ये हमारे पास एक चीज़ होती है सिस्ट अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, और इससे आपके हिपेटिक नेक्रोसिस को इनहिबिट कर देना है, ठीक है। 10 आवर्स के अंदर अंदर देंगे सिस्ट अमाइन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, विद इन 10 आवर्स टू प्रिवेंट द लिवर डैमेज, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास हिपेटिक नेक्रोसिस हो गई है तो उसमें इतना इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दोबारा से हमारे पास इसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस जो है वो यही है कि या तो ये एक्सीडेंटल हो सकता है ड्यू टू द ओवरडोजेज, ठीक है, और इट मे बी सुसाइडल, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द आपके एनाल्जेसिक्स थे, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं शहबाज से, ठीक है। सो होप टू लाइक द वीडियो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अल्लाह हाफिज़।